ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू कंडक्टिंग मीडियम डिस्कस कर रहे थे, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू कंडक्टर, कंडक्टिंग मीडियम। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बोला गया था सॉल्व करने के लिए, सॉल्व किए थे आप लोग क्वेश्चन? यस सर, असाइनमेंट किया था। उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हुआ? यस सर, एक क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन है? सर अभी बताते हैं, एक मिनट। और लोगों ने सॉल्व किया है क्वेश्चन को? पीयूष कुमार बताइए, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया? सर जो आप भेजे थे वो कर ली सॉरी। और उसमें जो दिए हुए थे, क्या कहते हैं, असाइनमेंट में, वो सभी हो गए? सर वो कुछ ट्राई किए वो हो गए। क्या कह रहे हो, कौन सा नहीं हुआ? सर जितने ट्राई किए वो हो गए सर, सभी ने किए। अरे तो दो ज्यादा तो थे भी नहीं, उसमें तो कुछ ही क्वेश्चन है। थोड़ा ज्यादा पढ़ाई किया करो, मतलब एक दिन में मान लो आप 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी नहीं ट्राई करोगे तो क्या करोगे फिर? तो 4 5 क्वेश्चन ही तो थे। सर क्वेश्चन 22 असाइनमेंट बुकलेट से। असाइनमेंट बुकलेट? हाँ सर, वो जो असाइनमेंट्स वाले बुक आपने प्रोवाइड कराई है उसमें से। एक मिनट। असाइनमेंट बुकलेट में ईएमटी, हाँ। पेज नंबर कितना है? सर 204। 204। एक मिनट देख। ठीक है, 204 से क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे हो? सर 22। 22? अरे ये तो इसका क्वेश्चन नहीं है ना, कंडक्टिंग मीडियम का। ये तो अलग ही क्वेश्चन है। इसमें कंडक्टिंग कहाँ पे लिखा हुआ है? कुछ भी देखो, कहीं पे लिखा हुआ है कंडक्टिंग, लिखा हुआ है उसमें? एक वर्ड भी कंडक्टिंग कहीं पे आ रहा है? कल अभी हम बोले थे ना आप लोग को कंडक्टिंग मीडियम के क्वेश्चन ट्राई करने के लिए, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग मीडियम का क्वेश्चन है ही नहीं है, तो इससे कैसे बनेगा? देखो अभी हम बता देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन पहले कंडक्टिंग का एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है। रुको एक मिनट। देखो ये असाइनमेंट है, इसमें हम बोले थे कुछ क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करने के लिए। अभी हम पूछते हैं, ये क्वेश्चन हो गया सभी से? क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ है कि नहीं हुआ है? आप लोग अटेम्प्ट किए कि नहीं किए? ये तो बताइए, अटेम्प्ट किया आप लोगों ने? अटेम्प्ट किए हैं तो यस और नो कम से कम बोलिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ है कि नहीं हुआ है? अटेंड नहीं किए सर। तो क्या किया आप लोगों ने? कितने क्वेश्चन है? मतलब इसमें तो सारे के सारे कंडक्टिंग का नहीं था नाम, कंडक्टिंग का ये सब तो ऐसे ही सॉल्व हो गया था, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है बस। तो फिर क्या अटेम्प्ट किया आप लोगों ने? पता नहीं कैसे पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। इस तरह से जानते हो,
मतलब पढ़ाई करोगे ना कि एक क्वेश्चन कर लिए या फिर आराम करने लगे तो फिर हो गया पढ़ाई, ठीक है, ऐसे नहीं होती है पढ़ाई। एक एक दिन में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे आपको, कम से कम इतना तो पता चलता कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। चलो अभी अटेम्प्ट करके देखो जरा क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे नहीं होता है, एक दिन में जानते हो 20-20 25-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है, पता नहीं 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके छोड़ देते हो आप लोग, ऐसे एग्जाम नहीं क्लियर होगा, ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिए। जो लोग 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना वो लोग भूल जाएं कि एग्जाम क्लियर होने वाला है, कम से कम 20-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो एक दिन में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें क्या लिखा है, सपोज दैट चार्ज फ्री चार्जेस आर प्रेजेंट इन ए मटेरियल ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 दिया हुआ है, ठीक है ना, एंड रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू दिस मच, assume using Ohm's law and the equation of continuity for charge, the time required for charge density inside the material to decay by 1 by e is close to। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज डेंसिटी 1 by e टाइम्स कितने देर में डिके कर जाता है, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, चार्ज डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर माइनस, ठीक है, कितना था सिग्मा टी और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही था ना फॉर्मूला। तो अगर हम बताए थे कि अगर क्या बोलते हैं ये किसी नॉन कंडक्टिंग मीडियम में आ जाएगा, डायलेक्ट्रिक मीडियम में आ जाएगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन भी लिख सकते हो आप, ऐसे लिख दोगे। तो इसमें हमें पता है कि टी का वैल्यू जब हम लोग लिख देंगे ना एप्सिलॉन बाय सिग्मा, ठीक है, ये सिग्मा कंडक्टिविटी है, तो रो विल बिकम रो नॉट और डिवाइडेड बाई ई, ठीक है ना, टी की जगह अगर इतना पुट करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बाई ई टाइम्स हो जाएगा, तो बस यही निकालना है। अब एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और सिग्मा को लिख दोगे आप 1, सिग्मा 1 बाई रो होता है ना, तो ये रो हो जाएगा। तो अब सिग्मा देखो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू, ये एप्सिलॉन आर जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखो एप्सिलॉन की एप्सिलॉन आर 10 दिया हुआ है और रो का वैल्यू 10 पावर 11 दिया हुआ है, बस यही है ये, ठीक है ना। 8.85 10 पावर माइनस 12 होता है कि 11 होता है? सर 12। 12 होता है, हाँ यस सर 12 होता है। तो हमको लग रहा है 12 नहीं होता है, चलो देख लेते हैं, हम भी भूल रहे हैं, ठीक है, तो मान लो 12 होता है, -12 भी होता है। ठीक है। तो देखो ये जो है ना यहाँ से कितना आ जा रहा है आंसर पॉइंट, ये देखो 10 टू द पावर, अच्छा ये भी 12 हो गया ना, ये क्वेश्चन में ये 10 पावर 11 दिया हुआ है, तो 10 पावर 12, तो आंसर ये आ गया 8.85, ठीक है ना। तो ये देखो क्लोज टू 10 आ रहा है ना, ये क्लोज टू अप्रोक्सीमेटली 10 लिख दो, तो यहाँ से टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड हो गया आंसर, ठीक है, बस यही इसका आंसर है, ठीक है। अब इतना छोटा छोटा देखो, आप लोग बहुत मतलब जानते हो नेट के स्टूडेंट बहुत लेजी होते हैं, ठीक है, आप लोग पता नहीं कैसे पढ़ाई करते हो, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो ये अब इसको अटेम्प्ट हम बोले थे कल आप लोगों को कि इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने के लिए, इसको भी तो फिर अटेम्प्ट नहीं किया होगा आप लोगों ने, इसको क्वेश्चन नंबर 11 अटेम्प्ट किया है किसी ने? जानते हो आप लोग का एग्जाम क्लियर नहीं होगा, हम देखो पहले ही बता दे रहे हैं, जिस सुस्ती से पढ़ाई कर रहे हो ना आप लोग, पहली बात तो बहुत सारी चीजें पहले जो पढ़ा हुआ है वो सब भूल गए हो एकदम बिल्कुल, ठीक है, और अभी भी क्या बोलते हैं जो अटेम्प्ट करने के लिए बोला जाता है वो अटेम्प्ट नहीं करते हो। चलो इसका आंसर तो आ गया, अब इसको देखो जरा, अटेम्प्ट करने से जानते हो आपको पता चलता है ना कि आप कितना कर पा रहे हैं, कम से कम नहीं होता है वो बात अलग है, लेकिन कम से कम थोड़ा सब्जेक्ट जानते हो एक्सप्लोर हो जाता है, सब्जेक्ट एक्सप्लोर नहीं होगा तो आप करोगे क्या जा करके एग्जाम में, ऐसे यहाँ पे हम पढ़ा देंगे तो क्या जाके एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो जानते हो क्या हो रहा है, सब्जेक्ट एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा आप लोगों का, आप सब्जेक्ट जब उसके साथ आप जो है ना टाइम स्पेंड नहीं करोगे सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप सीखोगे कैसे सब्जेक्ट, क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट करते हो आप लोग,
क्वेश्चन नंबर 11 देखो जरा, करके देखो अभी। ऐसा करो आप लोग ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि हम कल बोल ही रहे थे कि आप लोग को देखो इसमें थ्योरी जो बता दिया गया ना, बस थ्योरी ही जानना है, ठीक है ना। अब उतना ही, उसी को डायरेक्ट अप्लाई करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन हमको कितना टाइम लगा बताने में, ठीक है। ये क्या था, फॉर्मूला बस बताया गया, फॉर्मूले से आंसर आ गया। अब आप लोग इतना भी नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर। और हर क्वेश्चन देखते हो ना, एग्जाम के हर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि जो थ्योरी बताया गया उसमें अप्लाई करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप लोग नहीं करेंगे ना तो एग्जाम में इतना भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और हम बोल भी रहे कि ये एडवांस टॉपिक के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसको कर लोगे आप लोग। कल इतना बोले थे और फिर आज करके भी नहीं आए आप लोग। चलो ऐसा करो, ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, हम थोड़ा जो है ना दूसरा टॉपिक हम बताते हैं अभी, ठीक है। और कल करके आओगे, नहीं तो फिर हम पढ़ाएंगे भी नहीं, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर एक दिन हम देखो क्लास में बताए थे आप लोगों को, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली ये फॉर्मूला इसका था, क्या था फॉर्मूला बताइए। सर S इक्वल्स टू E क्रॉस H। ई क्रॉस एच था, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ई क्रॉस और बी और डिवाइडेड बाय नॉट म्यू, है ना। तो ये बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला है। तो देखो कभी किसी क्वेश्चन में पॉइंटिंग वेक्टर निकालने के लिए बोला जाएगा तो ई और बी बस निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो और ये बताया गया था कि पॉइंटिंग वेक्टर का जैसे मॉडुलस लेकर के एवरेज ले लेते हो अगर, तो ये बेसिकली पावर, मतलब ये इंटेंसिटी के इक्वल हो जाता है, पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। मतलब दिस इज इक्वल टू इंटेंसिटी, ठीक है। तो कई बार जानते हो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि आप दूसरी बात देखो, हम ये बता चुके हैं कि एस वेक्टर का डायरेक्शन जैसे डिफरेंट केसेस में आप देखेंगे ना, तो एस वेक्टर का डायरेक्शन बेसिकली ई क्रॉस बी के डायरेक्शन से ही निकलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम पढ़ चुके हैं, देखो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एस वेक्टर जो है वो पैरेलल टू के वेक्टर होता है, डायरेक्शन ऑफ, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के पैरेलल होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। प्रो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के पैरेलल होता है, ठीक है ना। तो ये सभी कुछ आपको बताया गया है, एस वेक्टर इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आप लोग को बताई गई थी, ठीक है। और दूसरी बात ये भी हम बताया कि ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इंटेंसिटी मतलब होता है एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया, एनर्जी प्रोपगेशन, ठीक है ना। तो एनर्जी फ्लो पर यूनिट मतलब ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी फ्लो, ठीक है ना, सॉरी, एनर्जी फ्लो। ये सभी कुछ आप लोग को पहले बताया जा चुका है, फ्लो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो देखो कभी भी अगर आप ये ध्यान रखोगे, किसी सिस्टम का अगर एनर्जी बढ़ रहा होगा ना तो उसमें पॉइंटिंग वेक्टर इनवर्ड होता है, ठीक है ना। मतलब उसके अंदर एनर्जी फ्लो हो रहा है बाहर से अंदर की तरफ। अगर देखो किसी रीजन में, इन ए रीजन एनर्जी अगर डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, डेवलपिंग, ठीक है। तो एस वेक्टर जो होगा ना वो इनवर्ड होगा उसमें, मतलब किसी भी डायरेक्शन से इनवर्ड होगा, लेकिन ठीक है ना, इट विल बी इनवर्ड, ठीक है। अगर एनर्जी डेवलप हो रहा है तो एस वेक्टर इज इनवर्ड, ठीक है। और अगर एनर्जी मतलब डेवलपिंग का मतलब हो गया इंक्रीजिंग, ठीक है ना। अगर इन रीजन किसी में आपको दिखता है एनर्जी जो है ना डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी डिक्रीजिंग, तो उसमें जो है ना फिर एस वेक्टर आप देखेंगे तो उसमें एस वेक्टर आउटवर्ड हो जाएगा, एस वेक्टर विल बी आउटवर्ड, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना, जो आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर जो है रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड हो सकता है, ठीक है ना, कुछ, ठीक है। मेन पॉइंटिंग वेक्टर का डेफिनेशन ये है, ठीक है। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स कहने का मतलब है कि बल्ब हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज हो सकता है, ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज, ये सभी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स का केस अगर होगा ना तो उस केस में देखिए जैसे मान लीजिए पॉइंट सोर्स है तो इससे वेव निकल रहा है। अगर पॉइंट सोर्स मतलब जो लिखा गया ना, सोर्स ये है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली,
पॉइंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये कोई सोर्स है मान लीजिए, इससे जो है ना वेव ऐसे निकल रहा है, ठीक है ना, वेव इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है, वेव इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो वेव इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें वेव चारों तरफ पूरे स्पेस में स्प्रेड होता है ना, तो इफ वेव इज स्प्रेडिंग इन होल स्पेस, ठीक है ना, तो ये आप देखिए यहाँ से बेसिकली इसके चारों तरफ एरिया देखेंगे ना तो 4πr² हो जाएगा। तो अगर r डिस्टेंस पे आप यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर देखेंगे तो एस का ये डायरेक्शन होगा, वेव जिधर जा रहा है ना यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, तो वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में एस होगा, तो एस का मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो जो भी पावर है और बाई यहाँ पे एरिया में लिख दोगे 4πr², ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट सोर्स का हम लोग पॉइंट, ये पावर इसका, ये जो सोर्स है उसका पावर जो भी होगा, ठीक है ना, पावर बाय एरिया कर दोगे, मान लो r डिस्टेंस पे निकाल रहे हो तो 4πr² से डिवाइड होगा, ओके। उसी तरह से मान लीजिए लाइन सोर्स है, अगर कभी लाइन सोर्स, तो लाइन सोर्स का केस अगर है ना, तो मान लीजिए ये कोई लाइन सोर्स है, तो इससे वेव ऐसे निकलता है ना, देखिए वेव, इससे वेव ऐसे निकल के जाएगा, ठीक है ना, तो इसका वेव फ्रंट जो होता है ना लाइन सोर्स का वो सिलिंड्रिकल होता है, वेव फ्रंट इज सिलिंड्रिकल। तो इसमें इसमें जब हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर निकालते हैं ना, ये पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एस निकालोगे ना तो फिर से इसमें पावर जो भी दिया रहेगा और बाई एरिया, ठीक है ना, तो एरिया में आपको यहाँ पे 2πrh लिख देना होगा, r और इंटू एच, ये मान लो r डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हो, ठीक है ना, तो 2πrh। तो आप देखिए पॉइंट लाइन सोर्स मतलब ये मान लीजिए कोई बल्ब हो सकता है, ठीक है ना, या मान लीजिए इसमें बेसिकली, ठीक है, अभी मान लो ये लाइन सोर्स है, इसमें बल्ब है अभी, ठीक है ना, मान लो ऐसे करके हम लिख देते हैं ये कोई बल्ब है, ठीक है ना, ट्यूब लाइट है, सपोज करो दिस इज ट्यूब लाइट, ठीक है ना, ये ऐसा हो गया। तो पावर जो भी दिया रहेगा ट्यूबलाइट का वो लिख देंगे। अब कभी कभी जानते हो ऐसा होता है कि मान लीजिए ये वायर है, ठीक है ना, सपोज एक वायर है, तो इस वायर से देखो क्या होता है कि इससे लाइट नहीं निकल रही होती है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी डेवलप हो रहा होता है, ठीक है ना। तो वायर देखिए जब ऐसे इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना, तो इसको आप बैटरी से आपने कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे देखो इस तरह से यू हैव कनेक्टेड इट टू ए बैटरी, ओके। तो बैटरी की वजह से देखिए ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ पे अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होता है, ठीक है ना, वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और करंट जा रहा है तो इसमें ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है ना। ऐसे थंब रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ होगा ना ऐसे करके, ठीक है। सो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर में आप ध्यान रखोगे ये अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। सो देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, तो यहाँ पे आप ई क्रॉस भी निकालोगे ना तो एस वेक्टर यहाँ पे रेडियली इनवर्ड निकलता है, ठीक है ना, एस वेक्टर विल बी रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो अगर इसमें एस का वैल्यू निकालोगे ना, मान लो ये वायर के केस में, ठीक है ना, वायर में अगर के सरफेस के नजदीक एस वेक्टर निकालेंगे तो इसका पावर मान लीजिए करंट इंटू वोल्टेज हो जाएगा, पावर की जगह पे देखो करंट इंटू वोल्टेज और डिवाइड बाय 2πrh लिख दोगे ऐसे, ठीक है। तो किसी भी वायर में अगर आप कभी कभी बोल दिया था नियर द सरफेस ऑफ वायर पावर निकालिए, तो इसमें करंट मान लीजिए ऐसे आई जा रहा है, ठीक है ना, आई, और ये इसका रेडियस हो जाएगा, इसका रेडियस ऐसे करके आर निकाल लोगे, रेडियस आर होगा, ठीक है ना। तो 2πrh ये एरिया से डिवाइड कर देना होगा वायर का, ठीक है ना, ये कर्व सरफेस का एरिया, ठीक है। और इसके अंदर पावर जो होगा करंट इंटू वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये निकाल के देखो जब कोई वायर से करंट फ्लो करता है ना, तो वायर मान लीजिए स्टार्टिंग में करंट नहीं है, तो करंट नहीं है तो इसके अंदर कोई हीट डेवलप नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप वायर में करंट फ्लो कराते हैं ना तो इसके अंदर हीट डेवलप होता है, ठीक है ना। तो इसमें हीट डेवलप होता है तो बेसिकली क्या होगा कि इसमें एनर्जी डेवलप हो रहा है, तो इसीलिए इसमें पॉइंटिंग वेक्टर आप निकाल के बहुत इजीली देख सकते हो। जैसे देखिए अभी हम एक बार बता देते हैं, ऐसे देखिए ये वायर है, मान लीजिए ये वायर है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसमें करंट भी इधर ही फ्लो कर रहा है, तो ऐसे थंब रखने पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ जाता है, ऐसे करके थंब रखोगे ना ये, तो आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ई हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो आप ई क्रॉस बी करेंगे ना, ऐसे ई से बी की तरफ फिंगर थंब ऐसे कर्व करोगे ई से बी की तरफ, या आप यहाँ पे ऐसे करके भी देख लीजिए, ई क्रॉस बी निकालना है ना, तो इसको मान लो एक्स डायरेक्शन बोल देते हैं और इसको वाई बोल देते हैं, तो और ये ऊपर की तरफ जेड है, तो ई हमारा आई कैप में है और बी हमारा के कैप में है, तो आई क्रॉस के से जो है ना माइनस जे आता है, तो इस पॉइंट पे एस वेक्टर ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे निकालोगे तो के मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ पे इनटू द पेज है, तो बी की जगह माइनस के लिखोगे ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जे आ जाएगा, तो यहाँ पे मतलब एस वेक्टर इधर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, वायर में हमेशा एस वेक्टर रेडियली इनवर्ड आता है, ठीक है ना, और उसका वैल्यू जो है ऐसे लिख देते हैं पावर बाई एरिया 2πrh, ओके। तो ये बेसिकली फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए उसी तरह से जैसे मान लीजिए कोई कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, अगर हम चार्जिंग
ऑफ कैपेसिटर है, ठीक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो अगर किसी कैपेसिटर को आप चार्ज कर रहे हो, ठीक है ना, सपोज ये ऐसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो ये आपको बताया गया था ना, यहाँ पे करंट आई है, तो यहाँ पे इसमें ऐसे करके करंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मान लो, ठीक है, ये चार्जिंग हो रहा है कैपेसिटर का, ये प्लस और ये माइनस है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, ठीक है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिस्प्लेसमेंट करंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। याद है इसमें बताया गया था डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट? आई। हाँ, ये आई के इक्वल होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू आई, ठीक है, आई डी और आई दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, एक मिनट। तो ये आई के इक्वल हो जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर थंब ऐसे रखते हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना आपका ऐसे अपवर्ड आएगा मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आ जाता है, ठीक है ना, ऐसे थंब रखने पे ऐसे फिंगर अप और ये डाउन। तो फिर देखो यहाँ पे जैसे ई इधर था बी यहाँ पे अपवर्ड था, तो वही वाला सिचुएशन इसमें भी है। तो इसमें भी जानते हो एस वेक्टर निकालोगे ना, तो एस वेक्टर यहाँ पे ऐसे रेडियली इनवर्ड आता है और यहाँ पे भी एस वेक्टर रेडियली इनवर्ड आता है, ठीक है ना। तो इसमें भी ध्यान रखोगे कि एस वेक्टर जो है ना यहाँ पे रेडियली इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड इन दोनों केसेस में, ठीक है ना, इस केस में भी और इस केस में भी, ठीक है ना, एस वेक्टर रेडियली इनवर्ड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, अब आप देखो हम आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना, आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं करो, ठीक है ना। आपका एग्जाम इतना हम लेकिन क्लियर बता देते हैं, जिन लोगों को जो बोला जाता है नहीं करेंगे एग्जाम नहीं क्लियर होगा, ठीक है ना। हम आपको ये बोल रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए, आप एस कैलकुलेट एस एज फंक्शन ऑफ, आप लोग जानते हो, देखो हम आज ही बता देते हैं कि हम जब भी बोलते हैं ना आपको ये कैलकुलेशन कर लो, ये कैलकुलेशन जो लोग करते होंगे उनका एग्जाम क्लियर होगा, और आप अभी नोट करके लिख लो, जो लोग आज तक नहीं किए ना उनका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। हंसी मजाक में पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है, बहुत हंसी मजाक में आप लोग हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सीरियस नहीं हो, कुछ भी बोलते हैं करके नहीं आते हो आप लोग, ठीक है। तो कैलकुलेट एस एज ए फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। अब एस एज ए फंक्शन ऑफ आर, अब देखो हम कैलकुलेट नहीं कराएंगे, क्यों, हमें कैलकुलेट कराने से क्या फायदा, आप लोग करोगे तो आप सीखोगे ना। देखो यहाँ पे हम सब कुछ हिंट दे देते हैं, करना आपको है, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है यहाँ पे कैसे कितना होता है कैपेसिटर में, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो हमने वोल्टेज भी लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज भी लगा दिया तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। अब देखिए या यहाँ पे करंट आई दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसके क्या बोलते हैं, बिटवीन द प्लेट्स हम आपको मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट करवा चुके हैं जब हम लोग इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। तो मैग्नेटिक फील्ड निकलवाया जा चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, और दोनों के हेल्प से आपको एस एज ए फंक्शन ऑफ आर निकालना है, तो ये आप कैलकुलेट करके देख लोगे, ठीक है ना। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वाले लेक्चर में देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला गया था, एग्जाम में जानते हो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आप लोग ये भी देख लोगे, एक IIT जैम 2017 में ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस पे बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, पॉइंटिंग वेक्टर का जो है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है ना, सो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, अटेम्प्ट इट, ठीक है। तो ये इतना करके आओगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो देखो ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आप देख रहे हो कि पॉइंटिंग वेक्टर रेडियली इनवर्ड है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम देखो डिस्कस करें डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम लोग इस तरह से होता है कि कैपेसिटर को आपने किसी रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो अंदर में इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट इधर हो जाता है, ठीक है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ID। तो यहाँ पे थंब ऐसे रखने पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, ठीक है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो अब हम यहाँ पे E क्रॉस B करेंगे ना, तो आप चेक करके देख सकते हो, इसमें E क्रॉस B कैलकुलेट करने से आपका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल S वेक्टर रेडियली आउटवर्ड, E क्रॉस B निकाल करके देख लो आप। ये येलो लाइन जो है ना करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड देखो इनटू द पेज है, यहाँ पे ऐसे थंब रखने पे इनटू द पेज आ गया, यहाँ पे आउट ऑफ द पेज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव, ये व्हाइट कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है।
ई क्रॉस बी करके देखो आप यहाँ पे, ई क्रॉस बी जो है बेसिकली इधर आ रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक है, तो यही ई क्रॉस बी का डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एस वेक्टर आप ध्यान रखोगे, जब कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं ना, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, तो यहाँ पे एनर्जी घट रहा है ना, एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, दैट्स वाई एनर्जी आप बोलोगे आउटवर्ड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो एस वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, तो एस वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ तो ये कुछ केसेस देखिए हम एस वेक्टर का आपको कैलकुलेट कराने के लिए बता दिए, ठीक है। तो अब देखो कभी कभी जानते हो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, पॉइंटी वेक्टर फॉर स्टैंडिंग वेव, ठीक है। स्टैंडिंग वेव आप जानते हो कि तभी बनता है जब टू प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में सुपरिम्पोज करते हैं, ठीक है ना। तो स्टैंडिंग वेव ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए एक वेव इधर से आ रहा है और एक वेव इधर से आ रहा है, ठीक है, तो इस वेव के लिए आप मान लो लिखते हैं ई टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है ना। इस वेव के लिए लिख दिया आपने ई टू द पावर आयोटा, सॉरी इसके लिए माइनस लिखना पड़ेगा ना, ये प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे हमें माइनस लिखना होगा, ठीक है ना। और ई पावर आयोटा के एक्स और प्लस ओमेगा टी, ठीक है ना, ये इस तरह से लिख दिया हमने। तो अब देखिए इसका जो अगर दो वेव है ना इस तरह से जा रहा है, तो इसका पॉइंटिंग वेक्टर इधर हो जाएगा एस वेक्टर, और इसका एस वेक्टर इधर हो जाएगा, तो इसमें टोटल जो एस वेक्टर निकलेगा ना, एस टोटल जो हम निकाल रहे हैं स्टैंडिंग वेव के लिए, ठीक है ना, वो 0 निकलता है, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखोगे, स्टैंडिंग वेव का अगर कभी पॉइंटिंग वेक्टर निकालने के लिए बोल दिया गया ना, तो 0 हो जाएगा, दोनों का एम्पलीट्यूड अगर इक्वल है तो, ठीक है ना। हमने दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल ले रखा है, ये ए और ए, ठीक है, इस तरह से। तो इसी को जानते हो ऐसे भी लिखा रहता है, इसको सुपरिम्पोज करोगे ना, ठीक है, इफ यू सुपरिम्पोज इट, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा ना, देखो ये इट पर आयोटा के एक्स तो कॉमन आ जाएगा, और फिर ये साइन ओमेगा टी बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से है, इट पर आयोटा के एक्स कॉमन हो गया, और ये बेसिकली कॉस बन जाएगा, है ना, ई टू पावर ऐसे बन रहा है आयोटा ओमेगा टी प्लस ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, ठीक है ना, ये ऐसा हो गया। तो इसको 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2a और इंटू ई टू पावर आयोटा के एक्स और इंटू कॉस ओमेगा टी, ऐसा हो गया। अब देखो ई पावर आयोटा के एक्स में साइन एक्स भी होता है कॉस एक्स भी होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a और ये बन जाएगा साइन, ठीक है, मतलब ये एक्चुअली ऐसा आ रहा है यहाँ से कॉस के एक्स और इंटू कॉस ओमेगा टी और प्लस आयोटा साइन के एक्स और इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये टर्म और ये टर्म, मतलब साइन कॉस का मल्टीपल है, साइन कॉस वगैरह का मल्टीपल है, तो स्टैंडिंग वेव जनरली जो है ना कभी कभी ऐसे इस फॉर्म में भी दिया हुआ हो सकता है कि जैसे कॉस एक्स वाला पार्ट अलग है, टाइम का पार्ट अलग है, एक्स का पार्ट अलग है, टाइम का पार्ट अलग है ना। तो इस फॉर्म में सिर्फ इतना भी लिखा हुआ हो सकता है, मान लीजिए ऐसे लिख दिया ई इज इक्वल टू, सपोज करो ऐसे लिख दिया सम एम्पलीट्यूड ए साइन के एक्स और इंटू साइन ओमेगा टी, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इसमें डायरेक्ट लिख दोगे एस इक्वल टू 0, ठीक है ना, अगर पॉइंटिंग वेक्टर निकालने के लिए आ गया। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखा हुआ है कि ए और यहाँ पे कॉस के एक्स और इंटू कॉस ओमेगा टी, कॉस के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, आप समझ जाओगे कॉस कॉस का मल्टीपल है, साइन साइन का मल्टीपल है, ये साइन साइन कॉस का मल्टीपल है, कुछ भी रहेगा ना इस तरह से, मतलब दो डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीपल है, इधर कोऑर्डिनेट है और इधर टाइम अलग अलग है, तो इसमें भी ध्यान रखना है ये स्टैंडिंग वेव होगा, इसमें 0 आ जाएगा, ठीक है ना। सो हियर एस वेक्टर इज 0 एक्चुअली, ये पॉइंटिंग वेक्टर 0 आता है इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली सिचुएशन है, ठीक है। तो पॉइंटिंग वेक्टर मेनली इसी तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब देखो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई बल्ब दिया हुआ उसका पॉइंटिंग वेक्टर निकालिए, कोई वायर दिया हुआ उसका पॉइंटिंग वेक्टर, तो बस आपको ये सब जो बता दिया गया ना बेसिक, देखो बेसिक बताया हुआ है, उसको आप थोड़ा बहुत अप्लाई किए हुए हो ना तो एग्जाम के क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर मान लो सिर्फ पढ़ करके, थ्योरी पढ़ करके और बिल्कुल आराम से सोचते हो कि हमारे तैयारी हो गया, तो फिर एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा जो है ना एफर्ट लगाना पड़ेगा, नहीं हो रहा है ना तो उसको बार बार ट्राई करते रहो, 1 घंटा अभी नहीं हुआ फिर 1 घंटे के बाद उस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, ठीक है। क्वेश्चन नहीं हो रहा है और आप किसी से पूछ के मान लीजिए पता कर ले रहे हैं ना आंसर, तो समझ लो कुछ नहीं सीख रहे हो आप। क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है और आप उसको 4 दिन के बाद खुद से ही अगर सॉल्व कर ले रहे हो तो समझ लो कि कुछ सीख रहे हो, ठीक है। तो देखो बेसिक चीजें यही है, बस इसी को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी देखो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना आप लोग, उसको देखो हम बता देते हैं। क्वेश्चन देखो एक इस तरह से था
एक मिनट, अभी हम देखो शेयर कर रहे हैं, इसमें नहीं है। देखो यहाँ पे इसमें किसी चैप्टर में होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्री स्पेस, इसमें हो सकता है। देखो ये क्वेश्चन इसमें तो दिया हुआ है। हाँ देखो ये है, सेम है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट सोर्स 1 वाट का दिया हुआ है, इज एट ऑरिजिन, इमिट्स लाइट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, इफ यूनिट्स ऑफ बोथ द एक्सिस आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में एक्सिस लिखा हुआ है, द पॉइंटिंग वेक्टर एट पॉइंट 110, 110 पे हमें बोला गया है वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालने के लिए पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है ना। ये देखो फॉर्मूला दिया हुआ है, तो अभी आपको बता दिए ना, देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बताया अभी आपको हम कि पॉइंट सोर्स के लिए पॉइंटिंग वेक्टर जो निकलता है वो पावर बाय क्या होता है, एरिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे करके पॉइंट सोर्स जो है ना, ये सोर्स है एस, ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट देखो 1 और 1 दिया हुआ है, 1, तो 1 1 और 0, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो गया, व्हाट इज आर, आर कितना हुआ, √2 हो गया ना। पावर देखो 1 वाट दिया हुआ है, पावर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका जो पॉइंट सोर्स है ना ये 1 वाट पावर का है, तो 1 वाट लिख दो, 1 और ये लिख दोगे 4πr², क्योंकि अभी बताया ना पॉइंट सोर्स से जो पावर निकलता है ना वो चारों तरफ से स्प्रेड होता है, तो यहाँ से भी क्रॉस करेगा ना, तो एरिया, एरिया लिखने के लिए 4πr² लिखना पड़ेगा, तो 1/4π और आर, आर हमारा √2 दिया हुआ है, तो √2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही हो गया 1/8π वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया एस का मैग्नीट्यूड। अब इसको वेक्टर में निकालने के लिए बोला गया, तो यहाँ से देखो निकलेगा लाइट, तो ऐसे ही जाएगा ना, ये लाइट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो पॉइंटिंग वेक्टर भी इधर हो जाएगा, ये 1 1 ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल 45 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। तो एस वेक्टर इसको बनाना है तो ऐसे लिख दो, एस मैग्नीट्यूड और यहाँ पे cos 45, ठीक है ना, ई एक्स कैप और प्लस साइन 45 ई वाई कैप, इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है, ई एक्स कैप ई वाई कैप लिखा हुआ है, तो इस आई कैप जे कैप के मतलब है ये बेसिकली, ये आई कैप जे कैप है, तो cos 45 से sin 45 से 1/√2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8√2 और इंटू पाई, ठीक है ना, पाई बाहर है बेसिकली, 8√2, इससे 1/√2 बाहर आ गया, और यहाँ से ई एक्स कैप और प्लस ई वाई कैप, यही इसका आंसर है, ठीक है, दैट्स द आंसर। और क्या चाहिए, ठीक है, तो ये पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला है, ठीक है, दैट्स द फॉर्मूला। तो देखो आ गया आंसर 8π√2 आई कैप ई एक्स कैप, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये, पावर बाय एरिया बस करना था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन और कोई देखो, जैसे ये देखो, ये सब जो है ना एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो इसमें पॉइंटिंग वेक्टर इन द रेडियल डायरेक्शन एट डिस्टेंस आर अलोंग स्ट्रेट वायर, ऐसे लिखा हुआ है ना, ऑफ रेडियस बी इन एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कैपिटल आर कैरिंग करंट आई इज, तो ये देखो पावर निकालने, इसमें हमें पॉइंटिंग वेक्टर निकालने के लिए बोला गया अभी इसमें, ठीक है ना। तो अभी हम बताया ना कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है ना, तो उसमें पॉइंटिंग वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इसमें देखो इस सॉरी रेडियली इनवर्ड होता है, करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इसमें देखो इनवर्ड लिखा हुआ है, इसमें आउटवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना, और तो इनवर्ड वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इनवर्ड जिसमें लिखा हुआ है, तो इनवर्ड इसमें लिखा हुआ है एक, और एक इनवर्ड इसमें लिखा हुआ है, एक इनवर्ड इसमें लिखा हुआ है। तो अब देखिए आप पावर हमने बताया ना आपको आई इंटू वी, और वी को लिख दोगे आई आर, तो आई इंटू वी ऐसे लिखा होता है, और डिवाइड बाय 2π इंटू रेडियस, है ना, तो बस उसके अकॉर्डिंग देख लोगे इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है ना। अब जो बताया गया ना उसको थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर करके देख लेना होता है कि आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक दो क्वेश्चन और होगा देखो पॉइंटिंग वेक्टर का, एक हम देखो दिखा दे रहे हैं, एक नेट एग्जाम में पॉइंटिंग वेक्टर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखो ये गेट एग्जाम में पूछा गया है,
पॉइंटिंग वेक्टर क्वेश्चन देखो, इसमें सिंपल सा कैपेसिटर जो है ना, क्या बोला जा रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज बीइंग डिस्चार्ज, कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहे हैं, इसका एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, पॉइंटिंग वेक्टर आउटवर्ड हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अभी हम बता दिए ना ये, ठीक है। इसमें तो देखो पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन पूछा गया है, ठीक है, तो पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन तो डायरेक्टली के वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ से निकाल दोगे, वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बस पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन के वेक्टर में निकल जाएगा, ओके। ये सब भी देखो बहुत ही डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। पॉइंटिंग वेक्टर बोला गया है डायरेक्शन पॉइंटिंग वेक्टर का, तो बस के वेक्टर निकाल दो इसमें से, के वेक्टर तो आपको बताया गया कैसे निकलता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। देखो ये क्वेश्चन है जो नेट में शायद पूछा गया था, नहीं ये भी नहीं है, नेट में जो पूछा, 33 देखने एक बार। कौन सा सर 33। क्वेश्चन नंबर 33, ये यस सर। क्या हो गया इसमें, पढ़ो क्वेश्चन, देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या है। तो इसमें लिखा गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन चार्ज फ्री रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। द एवरेज एनर्जी फ्लो इन एक्स डायरेक्शन, एनर्जी फ्लो किससे रिप्रेजेंट होता है, आपको बताया गया ना, एनर्जी फ्लो रिप्रेजेंट होता है पॉइंटिंग वेक्टर से, ठीक है। ओके सर, हो जाएगा तो, सर। तो ठीक है, तो इतना देखो आप लोग थोड़ा सोचिए, ये सब जानते हो, क्वेश्चन दिखा और आंसर नहीं समझ में आया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप टीचर से तुरंत पूछने लगे, इसमें टाइम स्पेंड करिए और रिलेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में हम तो नहीं आएंगे ना, आपको अगर रिलेट नहीं करोगे ना, देखो एनर्जी फ्लो आप ध्यान रखो, ईएमटी में एनर्जी फ्लो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है एनर्जी फ्लो का, दैट इज पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स दी एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आपको देखो एक मिनट, ये क्वेश्चन ऐसा होगा ना, मुझे जहां तक लग रहा है कि बिना हम कैलकुलेशन के इसको आंसर कर सकते हैं। देखो आप ऐसे सोचो, यहाँ से एनर्जी फ्लो हमें पूछा गया है निकालने के लिए, तो हम ई क्रॉस बी करेंगे और वो भी बोल दिया गया एक्स डायरेक्शन में, मतलब पॉइंटिंग वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। आप ये ऐसे देखिए, यहाँ पे ई में जे है और बी में आई भी है और के भी है, तो देखो आई क्रॉस जे करोगे तो के मिलेगा, तो ये वाला टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आई क्रॉस के करने से जे जे क्रॉस के करने से आई मिलेगा, है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है हमें, देखो इस टर्म का और इस टर्म का, ये वाले टर्म का कंसीडर ही नहीं करना है, इससे हमें मिल रहा है जे क्रॉस आई से के मिल रहा है, के कंपोनेंट, इसमें एक्स डायरेक्शन में बोला गया, इससे जेड डायरेक्शन मिल रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो देखो डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो कॉस और कॉस मिलकर के कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब एवरेज बोला है तो कॉस स्क्वायर का एवरेज कितना हुआ, 1/2। 1/2, ठीक है ना। तो आप देखो ये 1/2 का फैक्टर एक आएगा और मल्टीपल सारे लिख दो, मल्टीपल लिखोगे तो देखो ई नॉट मिलके ई नॉट स्क्वायर ओमेगा, और ये एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होगा तो 2kz हो जाएगा और आई कैप हो जाएगा, ठीक है ना, और k2 का एक मल्टीपल आएगा, तो बस देख लो आप कौन सा आ रहा है, ठीक है। और एक डिवाइडेड में म्यू नॉट होता है जो पॉइंटिंग वेक्टर में, वो आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये अभी पता चल जाएगा आपको यहीं पे। K2 देखो एक आ रहा है ना, तो पता चल रहा है ना, K2 आएगा, ई नॉट स्क्वायर आएगा, ओमेगा आएगा, म्यू नॉट आएगा, ये इसका बी आंसर आ जाएगा। ए तो ए अच्छा ऑप्शन हाँ, अच्छा ए आएगा, सॉरी हाँ, क्योंकि इसमें एवरेज से 1/2 भी आ जाएगा, है ना, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बस देखने से ही पता चल जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका आंसर, इसका ए ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि एवरेज निकालने पे कॉस के एवरेज से 1/2 भी तो आएगा, ठीक है, हाँ 1/2 ए ऑप्शन आ रहा है, ओके, ठीक है। तो ठीक है, देखो एक क्वेश्चन नेट एग्जाम में आया था, वो अभी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन। अच्छा लेकिन देखो हम बहुत फ्रैंकली आप लोग को बता रहे हैं कि अभी जैसे मान लो अभी देखे कि एक स्टूडेंट था, वो चला गया अभी, ठीक है ना, जिस तरह के एटीट्यूड से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, हमको लगता नहीं है कि किसी का एग्जाम क्लियर होने वाला है अभी, मतलब एट प्रेजेंट हमें किसी पे भी ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा है कि किसी का क्लियर होगा, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग सीरियस हो जाइए, ठीक है, क्योंकि मेरा देखो काम है आप लोग को बताना कि मतलब हम क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग का स्टेटस क्या मुझे लग रहा है, ठीक है।
तो इसलिए अगर बहुत सीरियसली अभी से नहीं पढ़ाई करोगे ना तो नहीं, तो फिर जानते हो बाद में फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा कि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आप क्या करें। ठीक है, तो इसलिए जानते हो थोड़ा सीरियस हो जाओ अभी, ठीक है, क्योंकि अभी 2 महीना, कम से कम 2 महीना है एग्जाम का। ठीक है, 2 महीने से पहले एग्जाम नहीं हो सकता है अभी। ठीक है, या बहुत भी जल्दी होगा ना तो 1.5 महीने, मतलब 2 महीना तो मान के चलो कि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं, अगर आज भी आ जाएगा नोटिफिकेशन तो 2 महीने के बाद ही होगा लगभग। ओके, तो 2 महीना भी सीरियसली सर मेहनत कर लोगे ना तो। सर थोड़ा वो स्टैंडिंग वेव वाला स्लाइड दिखाइए देखो। क्योंकि पढ़ते कैसे पढ़ाई चल रहा है देखते हो, आते हैं स्टूडेंट झांक करके ऐसे झांकते हैं और चले जाते हैं, ये झांकने वाला सिस्टम जब तक चलता सर रहेगा ये ना, स्टैंडिंग समझ गया वेव ना वाला। वो। अभी अभी एक स्टूडेंट आया झांक के चला गया कि क्या चल रहा है देखें जरा, हाँ ये चल रहा है, हम तो जानते हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट है। स्टैंडिंग वेव का तो यही बता रहे थे ना, हाँ। सर ठीक है, देखो एक क्वेश्चन नेट एग्जाम में पूछा गया था, सी पार्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सी पार्ट में नेट में क्वेश्चन पूछा गया था 2000 आई थिंक 13-14 के आसपास में क्वेश्चन था। तो बोला गया था कि एक जो है ना ये चार्ज, मतलब उसमें एग्जैक्टली ये बोला गया था, ये प्रोटॉन को हम 1 मिनट ऐसे बना देते हैं। ठीक है, वो ऐसा था, देखो क्वेश्चन जो है ना ये इस तरह से था। ठीक है, ये इस तरह से था। ठीक है, इसमें ये बोला गया था इसको प्रोटॉन बीम, और ये मूव कर रहा है, सारे प्रोटॉन इसमें यू स्पीड से मूव कर रहे हैं, और इसका चार्ज डेंसिटी, सॉरी मूव करने की वजह से ये करंट बना रहा है, करंट का वैल्यू आई दिया हुआ था। ठीक है ना, मतलब प्रोटॉन का में चार्ज है ना, तो चार्ज मूव कर रहा है ऐसे यू स्पीड से, तो करंट बन गया, तो इसमें करंट आई बोला गया है। ठीक है ना, तो इसमें आर डिस्टेंस पे बोला गया यहाँ पे एस इक्वल टू वॉट, एस का वैल्यू बताना था। इसमें डायरेक्शन भी पूछा हुआ था। ठीक है ना, डायरेक्शन दो मतलब एस वेक्टर पूछा गया था आर डिस्टेंस पे। जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं, इस मूवमेंट से करंट बन रहा है आई। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन बीम कॉन्स्टिट्यूट करंट कैपिटल आई। तो प्रोटॉन बीम में करंट जो है कैपिटल आई बन रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ओके सॉरी, पॉइंटिंग वेक्टर कितना होगा। और छोटा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए क्या आएगा, आप लोग आंसर बताइए। एनी आंसर। देखो एस इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे हैं, ई क्रॉस बी और डिवाइडेड बाय म्यू नॉट लिख दो। ठीक है, ई देखो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन है तो इसमें चार्ज तो होगा ना हर जगह पे, तो एक लाइन चार्ज बन जाएगा। तो लाइन चार्ज का फील्ड हम लोग जानते हैं ना कितना होता है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही तो होता है ना। और ये हो जाएगा आर कैप, कहीं पे भी निकालोगे ना तो रेडियली आउटवर्ड होगा बी। बी अब देखिए ये करंट ऐसे बना हुआ है, इसमें थंब ऐसे रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ ऐसे होगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वायर का क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा फाई कैप। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा जेड डायरेक्शन है। ठीक है, ये हो गया।
तो बस यहाँ से देखो ये, और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई लाइन चार्ज, जैसे ये लाइन चार्ज की तरह दिखेगा ना, और ये मूव कर रहा है, तो लाइन चार्ज जब मूव करता है ना, तो करंट इज इक्वल टू लेमडा इंटू वी होता है। तो लेमडा इंटू यू लिख दो, यहाँ पे स्पीड यू लिखा हुआ था, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू हम यहाँ पे आई अपॉन यू लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ठीक है ना। ये सॉरी म्यू नॉट ऊपर में है, ठीक है ना, और यहाँ पे म्यू नॉट आ जाएगा। अच्छा म्यू नॉट एक नीचे भी था ना यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एक म्यू नॉट भी था, ठीक है ना, डिवाइडेड में से। तो म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो लेमडा, इसकी जगह हम, या ऐसे कर दो, यहाँ पे एक आई लिख देते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो लेमडा की जगह आई बाई यू लिख दिया गया, और यहाँ पे आई आ गया, ठीक है, और ये म्यू नॉट कैंसिल हो गया, और ये बच गया आर क्रॉस फाई कैप। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आर क्रॉस फाई लिखोगे ना, तो जेड बन जाता है ये, ठीक है। तो ये हो गया आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू आर स्क्वायर, और इंटू यू, और इंटू ये हो गया जेड कैप, ठीक है। तो ये एस वेक्टर आ रहा है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, जैसे एस वेक्टर निकालोगे ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आई इंटू यू इंटू जेड कैप, और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू आर स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर था यहाँ पे, है ना, यस सर, यस सर। 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये यू स्क्वायर लिख दोगे, तो यू इंटू जेड कैप से यू वेक्टर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आई इंटू यू वेक्टर, और डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इंटू यू, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया, आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर है, ठीक है। सो दैट्स द आंसर। तो ये क्वेश्चन देखो आप 5 मार्क्स में पूछा गया था नेट एग्जाम में, ठीक है। बस हमें क्या करना था कि प्रोटॉन बीम दिया हुआ था, मतलब ये चार्ज भी है करंट भी है, तो करंट का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे, मैग्नेटिक फील्ड लिखे, और दोनों से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए, वी आर गेटिंग द आंसर। तो एस वेक्टर आप ध्यान रखोगे, इस तरह से कोई अगर वायर भी, मतलब बोला जाता है ना, कोई करंट चार्ज ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एस वेक्टर जो आ रहा है, दैट इज पैरेलल टू वेलोसिटी एक्चुअली, ठीक है ना। ये पैरेलल टू वेलोसिटी आ रहा है, ठीक है। जैसे कोई चार्ज वायर है, उसको मूव करा दोगे ना, तो एस वेक्टर पैरेलल टू वेलोसिटी आ जाता है। नेगेटिव चार्ज भी अगर होगा ना, तो भी उधर ही आएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वायर, दोनों, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज वायर हो या नेगेटिव चार्ज वायर हो, ठीक है ना, दोनों केस में अगर चार्ज वायर को आप ऐसे मूव करा देंगे, तो एस वेक्टर पैरेलल टू वेलोसिटी आता है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक शीट है, ये एक शीट है, इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, अब इस शीट को मूव करा रहे हैं वी वेलोसिटी से, ठीक है। अब बताइए जरा एस वेक्टर कितना निकलेगा, व्हाट इज द एस वेक्टर। क्या आंसर आएगा बताइए। सर सिग्मा के बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन। सिग्मा आ रहा है, सर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल दोनों लिखे। के कहाँ से आ गया, के तो दिया हुआ नहीं है इसमें। सिग्मा स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और वी नहीं आएगा, वी भी तो आएगा। सर यस सर, दी है सिग्मा स्क्वायर v अपॉन 2 हम्म, एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसा
4 एप्सिलॉन नॉट आएगा इसमें। देखो एस वेक्टर लिखोगे ना तो ऐसे लिखना पड़ेगा हम लोग ई क्रॉस बी और डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो इसमें ई लिखेंगे ना तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, सॉरी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको मान लो हमने ऐसे एन कैप के डायरेक्शन में लिख दिया, क्योंकि जहां पे भी निकालेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो शीट पे परपेंडिकुलर होता है ना, तो एन कैप लिख दोगे। और बी का वैल्यू लिखते हैं इसमें म्यू नॉट के क्रॉस एन कैप और डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। और फिर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आ जाएगा, तो म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे के वेक्टर जो होता है ना, के इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू वी। अगर किसी चार्ज शीट को मूव कराते हैं तो के इतना निकलता है इसमें। तो यहाँ से आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट तो कैंसिल हो जाएगा। और ये एन कैप क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा वी क्रॉस एन कैप, ठीक है ना। तो इसे ओपन करोगे ना, व्हेन यू ओपन इट, तो ये बेसिकली आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और फिर वी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लो, v डॉट एन जो है ना, यहाँ पे जो सेकंड टर्म आएगा ना, वेलोसिटी देखिए शीट के पैरेलल है और नॉर्मल ऊपर है, तो एक v डॉट एन का टर्म आएगा, ठीक है। दैट टर्म विल बी जीरो एक्चुअली, ठीक है, वो जीरो आ जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग जानते हो, देखो ये पॉइंटिंग वेक्टर एक टॉपिक हमें पढ़ाना था, वो पढ़ा दिए, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, नेक्स्ट हम आज सोचे थे कि ये पढ़ाएंगे, क्या नाम है, वेब गाइड, ठीक है। लेकिन आप लोग का कंडक्टर का तो अभी आपने किया ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करो, कल जो है ना, देखो ईएमटी थोड़ा रिवाइज करके आइए, कल हम आप लोगों से क्वेश्चंस भी पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये सब जो पढ़ाए गए ना अभी डिफरेंट टॉपिक्स, उसको रिवाइज करके आइए। और कंडक्टर को आप, कंडक्टर का सारा टॉपिक आपको कंप्लीट करके आना है, मतलब अटेम्प्ट करके आना है। कुछ क्वेश्चन उसमें नहीं बनेगा, वो हम आपको बताएंगे कल पहले, ठीक है। और उसके कंडक्टर से ही रिलेटेड है वेब गाइड, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग वेब गाइड पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी देखो इसमें कितने आपको हम बता देते हैं। जैसे वेब गाइड है आपका क्या बोलते हैं, वेब गाइड एक बच रहा है, एक दिन में ये खत्म हो जाता है वेब गाइड। उसके बाद हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल बताना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। और उसके बाद फिर एक टॉपिक हो जाएगा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक है, और एक टॉपिक है रेडिएशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल जो पढ़ाएंगे ना, इसी में गैस ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाएगा, ठीक है। गैस ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, और एक रेडिएशन है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली कितने, बस यही तो बच रहा है ना आप लोगों का, और तो कुछ नहीं बच रहा है इसमें, ठीक है। तो ये मतलब एक दिन में ये हो जाएगा, एक दिन में ये हो जाएगा, एक दिन में ये हो जाएगा, और एक दिन में ये, मतलब 4-5 दिन में आप लोग का ईएमटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये ईएमटी खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद वो जो सर टॉपिक है सेल्फ ना, एंड म्यूचुअल इंडक्शन नहीं पढ़ाएंगे आप? अरे वो सब उतना आता नहीं है। अब वो तो देखो क्या होता है, अब 11-12 में जितना टॉपिक है सब सब कुछ कराएंगे, तब तो फिर एग्जाम मतलब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। वो है तो आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लोगे, ठीक है ना, कहीं से भी। तो देखो क्या है कि ये मेन टॉपिक जो है ना, मान लीजिए एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो क्या हो गया, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं होता है ना कि आप 100% करके आते हैं, 50% भी कर दोगे तो आपका बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो आ गया सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन से, तो छोड़ दोगे उसको, या करना है तो थोड़ा खुद से पढ़ लोगे कहीं से, ठीक है। तो 5 दिन में ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट कर देंगे, क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेट, ठीक है। थर्मोस्टेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 5 दिन के बाद, ठीक है। थर्मोस्टेट आप लोग को अलग ही पढ़ा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि जैम के साथ मिक्स करके हम सोच रहे थे पढ़ाएंगे, लेकिन उन लोग का भी एग्जाम वगैरह भी चल रहा है, ठीक है। और नहीं तो फिर स्लो हो जाएगा, तो थर्मोस्टेट स्टार्ट करेंगे। और ये क्वांटम आप लोग का भी 2-3 लेक्चर के बाद जो है ना, जैसे क्या बोलते हैं, क्वांटम में एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा भी 2-3 लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम एटॉमिक भी साथ साथ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो थर्मोस्टेट और एटॉमिक फिर चलेगा पैरेलल, ओके। ठीक है, तो अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, आप लोग इसको कल पढ़ के आइएगा, तभी हम पढ़ाएंगे आगे, ठीक है ना। इसको अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन कंडक्टर के।